नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेब ऑप्टिक्स के अंतर्गत यंग के प्रयोग में प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयों को प्रभावित करने वाले कारकों पर अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो सूत्र प्राप्त किया था वह बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी था। और आपने देखा था कि फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ चाहे वे दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो, ये चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं। और इस सूत्र में बीटा बराबर है फ्रिंज की चौड़ाई, लैम्डा है प्रकाश स्रोत का तरंगदैर्घ्य, कैपिटल डी स्लिटों से पर्दे की दूरी और स्मॉल डी स्लिटों के बीच की दूरियां। तो इसमें आप देखिए सूत्र से आप देख रहे हैं कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जबकि स्मॉल डी एंड कैपिटल डी दोनों जो है स्थिर हों। और चूंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, अर्थात लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन टू लैम्डा वायलेट, देयरफॉर बीटा रेड इज आल्सो ग्रेटर देन टू बीटा वायलेट। अर्थात लाल रंग का जो फ्रिंज चौड़ाई है वो ज़्यादा होगा और बैंगनी रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान कम होगा। दूसरा, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। यदि लैम्डा और स्मॉल डी स्थिर हो तो फ्रिंज चौड़ाई स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी के सीधे सीधे समानुपाती होती है। तीसरा, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, अर्थात यदि लैम्डा और कैपिटल डी स्थिर होते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई दोनों स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना दूरी ये कम होगा उतना ही फ्रिंज चौड़ाई अधिक होगा। अब इस सूत्र के द्वारा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना किस प्रकार से की जा सकती है। देखिए, यदि हम यंग के प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी का मान लगभग 1 मिलीमीटर रखते हैं और स्लिटों से पर्दे की दूरी लगभग 1 मीटर रखें और जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान का मापन कर लें तो सूत्र लैम्डा बराबर बीटा डी अपान कैपिटल डी, इसमें मान रखकर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य की गणना कर सकते हैं। अब देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में व्यतिकरण चित्र में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। पहला, यदि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर हम श्वेत प्रकाश का उपयोग करें तो चूंकि आप जानते हैं श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और केंद्रीय स्थिति पर दोनों स्लिटों से सभी रंगों के प्रकाश समान दूरी तय करके पहुंचेंगे। अर्थात सभी रंगों के लिए पथांतर डेल्टा का मान भी 0 होगा और कलांतर डेल फाई का मान भी 0 होगा। अतः वहां श्वेत प्रकाश का दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। सभी रंग पहुंचेंगे और आपस में मिलकर श्वेत प्रकाश का दीप्त फ्रिंज बनाएंगे। अब चूंकि लैम्डा वायलेट इज लेस देन टू लैम्डा रेड और इसलिए सूत्र के अनुसार बीटा वायलेट इज आल्सो लेस देन टू बीटा रेड। और इस प्रकार से केंद्रीय दीप्त फ्रिंज का की ओर जितने भी फ्रिंज हैं, अन्य फ्रिंज हैं, उनका जो किनारा है वह बैगनी कलर का होगा और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूर वाला किनारा जो है लाल रंग लिए होगा। और इस प्रकार व्यतिकरण प्रतिरूप अस्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्वेत प्रकाश का उपयोग यंग के प्रयोग में नहीं किया जाता। दूसरा, पूरे प्रयोग को वायु के स्थान पर जल में करने पर क्या होगा। तो इसके लिए चूंकि वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ए म्यू डब्ल्यू बराबर वी ए अपान वी डब्ल्यू और सूत्र वी बराबर न्यू लैम्डा से ये बराबर होगा लैम्डा ए अपान लैम्डा डब्ल्यू।
और आप जानते हैं कि वायु में प्रकाश का वेग अधिक होता है, पानी में प्रकाश का वेग कम होता है, इसलिए ए म्यू डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टू 1। और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि लेमडा ए इज ग्रेटर देन टू लेमडा डब्ल्यू, या हम कह सकते हैं कि लेमडा डब्ल्यू इज लेस देन टू लेमडा ए। अब यंग के दूसरी प्रयोग से बीटा बराबर लेमडा डी अपान स्मॉल डी, यदि डी और डी नियत हो तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, या बीटा ए अपान लेमडा डब्ल्यू इज इक्वल टू लेमडा ए अपान लेमडा डब्ल्यू। और इस प्रकार से बीटा डब्ल्यू इज लेस देन टू बीटा ए, अर्थात पानी में व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी और वायु में व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी। एक स्लिट को बंद कर देने पर क्या होगा? तो एक स्लिट पर बंद कर देने पर व्यतिकरण प्रतिरूप के स्थान पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्लिट होगा और उस स्लिट के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली प्रकाश की किरणें पर्दे पर आपस में अध्यारोपित होकर विवर्तन फ्रिंज बनाएंगी। और विवर्तन फ्रिंज आप जानते हैं कि उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता है वह क्रमशः घटती जाती है। चौथा, एक स्लिट को सेलोफेन कागज से ढकने पर, सेलोफेन कागज से ढकने पर तरंग उस स्रोत का आयाम कम हो जाएगा, आवृत्ति भी कम हो जाएगा, और इस प्रकार से दीप्त फ्रिंज कम दीप्त होंगी और अदीप्त फ्रिंज कम अदीप्त होंगी। अर्थात दीप्त फ्रिंज की तीव्रता कम हो जाएगी और अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से जो स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप है वह प्राप्त नहीं होगा। और इस सूत्र से आप जानते हैं कि आई मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और आई मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। पांचवा, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी d यदि लेमडा से भी कम है तो उस स्थिति में सूत्र बीटा बराबर लेमडा डी अपान स्मॉल डी से बीटा का मान कैपिटल डी से भी ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात जो फ्रिंज चौड़ाई इतना हो जाएगा कि पूरे पर्दे पर वो कवर हो जाएगा, अतः व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। अगला है, एक स्लिट को नीले और दूसरे स्लिट को लाल सेलोफेन से ढकने पर क्या होगा? तो दोनों अलग अलग रंग के प्रकाश स्रोत होंगे और इसके कारण से उनके तरंग दैर्ध्य भी अलग होंगे, आवृत्ति भी अलग होंगे। और इस प्रकार से इस सूत्र से चूंकि v बराबर न्यू लेमडा और न्यू बराबर 1/t से आवर्तकाल भी अलग अलग होंगे, अर्थात स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। जहां एक स्थान पर किसी समय दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, तुरंत उसी स्थान पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होंगे। सातवां, एक स्लिट को पूर्ण रूप से और दूसरा आंशिक रूप से खुला है, तो यहाँ पर भी एक स्रोत का जो आयाम है वो कम होगा और इसके कारण से विपर्यास अच्छा नहीं होगा। ब्राइट और डार्क फ्रिंज में जो फर्क है वो अच्छा नहीं होगा और इस प्रकार से सुस्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। यंग के दूसरी प्रयोग का महत्व यह है कि व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला ये प्रथम प्रयोग है और दूसरा, इससे प्रकाश के तरंग के रूप में गमन की या संचरण की पुष्टि होती है। धन्यवाद।